नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह मीना वर्दी यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और 9 बज चुके हैं, मैं फिर आपके पास हाजिर हो चुका हूं। और बिल्कुल यहाँ हम कल हमारा जो इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें हम भौतिक प्रदेश की क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और भौतिक प्रदेश की प्रारंभिक जो स्थिति है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अरावली भौतिक प्रदेश में हमने बात की थी कि राजस्थान को भौतिक प्रदेश के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। कल मैंने आपको डायग्राम बनाकर इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी आपको दी थी कि उनकी विशेषताएं जिनकी बात कर चुके थे। आज हम लोगों को क्या करना है, उन 4 भौतिक प्रदेशों में से प्रथम भौतिक प्रदेश जो अरावली पर्वतमाला है उसको हमें पढ़ना है और उसके बाद में उसकी संपूर्ण जानकारी हमें क्या करनी है, प्राप्त करनी है। इसी प्रकार से अरावली पर्वतमाला के बाद में हम पश्चिमी रेगिस्तान भौतिक प्रदेश की बात करेंगे, फिर पूर्वी मैदान की बात करेंगे और उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के भी क्या करेंगे, बातें करेंगे। जो बंदे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी पेन कॉपी खुल गई हो गई और बिल्कुल मैं तैयार हूं और आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए और हम अरावली पर्वतमाला को विस्तार से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं पहली बार डाल रहा हूं कि अरावली पर्वतमाला जो आज हमारा टॉपिक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, अरावली पर्वतमाला को विस्तार से देखने जा रहे हैं। इसमें मैं मेन हेडिंग डालू अरावली पर्वतमाला। ये है आपकी अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला की जब बात करते हैं तो यहाँ से हम 2 बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ, उसके बाद में हम इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें, जैसे कि मैं यहाँ राजस्थान की अगर बात करता हूँ या फिर सीधे तौर पे मैं इसको लेना चाहूँ तो यहाँ मैं सबसे पहले इसकी बात कर देता हूँ। ये अपना एक छोटा सा राजस्थान का डायग्राम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इस राजस्थान के डायग्राम की अगर अपन बात करते हुए आगे चलते हैं तो राजस्थान के बीचों बीच यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये पूरी की पूरी जो है वो क्या है, अरावली पर्वतमाला है। क्या है, अरावली पर्वतमाला है। अगर हम इसकी बात करें, अब इस अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। ये आपकी अरावली पर्वतमाला है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बिल्कुल अगर बात करें तो सबसे पहले अरावली पर्वतमाला की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है। अगर यहाँ अवशेष की बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड। किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का क्या है, अवशेष है। एक बात तो अपने को यहाँ पे करनी है। उसके बाद में हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल आता है इसका उत्पत्ति काल। क्या आ जाता है, उत्पत्ति काल। और उत्पत्ति काल की जब हम बात करते हैं तो वो आता है प्री कैम्ब्रियन काल। इसका जो उत्पत्ति काल है वो प्री कैम्ब्रियन काल है। ये आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व, 65 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान। बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें उसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं आगे तो सबसे पहले आता है अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का है। और उत्पत्ति काल क्या है, प्री कैम्ब्रियन काल है और लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पे अगर तीसरी बात करें तो वो आता है राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश जो है वो कौन सा है, अरावली पर्वतमाला। अब देखो हम यहाँ पे जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अब अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या है, विस्तार है, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या है, विस्तार है। तो यहाँ पे हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर
पूर्व की ओर, किसकी ओर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या है? विस्तार है। बिल्कुल यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या है? विस्तार है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ आता है पालनपुर, और ये पालनपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। पालनपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और इधर अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ आ जाता है रायसीना की पहाड़ी, और ये रायसीना की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। अगर हम चर्चा करें उसके बाद में इसका विस्तार कहाँ से? पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ी यानी दिल्ली तक ये फैला हुआ है, जिसकी अगर बात करें। इसके अलावा इसका विस्तार राजस्थान में है, और राजस्थान के बाद में इसका विस्तार कहाँ है? हरियाणा में भी है। अर्थात ये भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और कौन सा है? गुजरात में ये फैला हुआ है। अब बात आती है प्रारंभिक बिंदु पालनपुर गुजरात से है, और इसका अंतिम छोर रायसीना की पहाड़ी कहाँ है? दिल्ली। इसके ऊपर मैंने कल चर्चा की थी आपसे, संसद भवन स्थित है। कौन सा भवन स्थित है? संसद भवन। और इस संसद भवन की व्याख्या हमने कल कंप्लीट आपको, इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कि संसद भवन का उल्लेख कौन से में है, इसकी संपूर्ण जानकारी, इसके अंग कौन कौन से हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की हम लोगों ने बात की थी। जैसे संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 के अंतर्गत है, और इसकी हमने बात भी की थी और बिल्कुल इसको विस्तार से हमने देखा भी था। तो रायसीना की पहाड़ी पे कौन सा भवन है? संसद भवन स्थित है। तो यह यहाँ तक इसका विस्तार है, पालनपुर गुजरात। अब बात आती है कि ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का प्रवेश कहाँ होता है? तो देखिए यहाँ पे अरावली पर्वतमाला का प्रवेश राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा। कहाँ पे होता है? खेड़ ब्रह्मा। बिल्कुल अगर अपन बात करें तो ये खेड़ जो ब्रह्मा है, बिल्कुल अगर अपन बात करें खेड़ ब्रह्मा की, और ये खेड़ ब्रह्मा जो है यहाँ पे, और ये राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही। और राजस्थान में सबसे पहले खेड़ ब्रह्मा सिरोही के अंतर्गत ये क्या कर जाता है? प्रवेश करता है। उसके बाद में राजस्थान में इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो कौन से जिले में है? उदयपुर में। यानी अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो कौन से जिले में है? उदयपुर में है। और यहाँ इसका सिकड़ा हुआ जो रूप है, यानी अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार जो है वो कहाँ पे है? अजमेर में है। बिल्कुल अगर अपन बात करें। और उसके बाद में ये खेतड़ी झुंझुनू की तरफ से, खेतड़ी झुंझुनू की तरफ से ये राजस्थान से बाहर निकल जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में मैंने आपसे बात की कि अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ कहां से? पालनपुर गुजरात, यानी कौन सी दिशा से? दक्षिण पश्चिम से। और कौन सी दिशा की तरफ? उत्तर पूर्व। कहां तक? रायसीना की पहाड़ी कहां है? दिल्ली। और उसके ऊपर कौन सा भवन स्थित है? संसद भवन क्या है? स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में इसका प्रवेश होता है खेड़ ब्रह्मा सिरोही, और इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो कौन से जिले में है? उदयपुर में है। सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें तो उदयपुर। और राज्य की अगर बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है, तो वो कौन से में है? राजस्थान में है। बिल्कुल अगर बात करें तो यहां अगर अपन चर्चा करते कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, तो उदयपुर है। और कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 बातें की, यहां से चर्चा करते हुए हम आगे आए। फिर उसके बाद में हमने देखा कि अरावली पर्वतमाला का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? तो यहाँ अवशेष तो गोंडवाना का है। उत्पत्ति काल क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल है, लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व है। और इसका सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का अध्ययन किसने किया? तो अरावली पर्वतमाला का अध्ययन 1923 में A.M. हैरान के द्वारा, A.M. हैरान के द्वारा 1923 में अरावली पर्वतमाला का सबसे पहले क्या किया गया? अध्ययन किया गया। अब अध्ययन कब किया गया? 1923 में। किसके द्वारा? A.M. हैरान के द्वारा। उसके बाद में हमें पता चला कि अरावली
पर्वतमाला किसका अवशेष है? गोंडवाना का अवशेष है। उत्पत्ति काल कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन काल है। और कितने करोड़ वर्ष पूर्व? 65 करोड़ वर्ष पूर्व है। इसका अध्ययन सबसे पहले 1923 में एम हैरान के द्वारा किया गया। उसके बाद में राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश भी कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये बात मैंने आपको डायग्राम में यहाँ बता दी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, तो ये जो अरावली पर्वतमाला है इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, तो यहाँ अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 692 किमी। कितनी है? 692 किमी है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। उसी कड़ी में हम बात करें कि इसका सर्वाधिक विस्तार मैंने कहा था राजस्थान राज्य में है, और राजस्थान में इसका लगभग कितना प्रतिशत है? 80%। कितना है? 80% अरावली पर्वतमाला का केवल कौन से राज्य में है? राजस्थान में है, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। 80% राजस्थान में इसकी कुल लंबाई। यहां पे अगर बात करें कि राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 550 किमी। कितनी है? राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किमी। ये बात हम लोगों ने देखी। अब देखिए 550 किमी इसकी कुल लंबाई है, 80% 692 किमी है। उसके बाद में हमने देखा कि अरावली पर्वतमाला में कुल कितने प्रतिशत भूभाग, तो राजस्थान का कितने प्रतिशत भूभाग अरावली पर्वतमाला में, और कितने प्रतिशत जनसंख्या। अगर भूभाग की बात करते हैं तो लगभग आता है 9.1%। यानी अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पे फैली हुई है? तो 9.1, बाकी कुछ किताबों में 9.3 भी दर्शा रखा है। कोई दिक्कत नहीं, तो लगभग में कितना आ जाता है? 9% भूभाग पे अरावली पर्वतमाला फैला हुआ है। एक बात, अरावली पर्वतमाला में कुल कितनी, यानी राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ जनसंख्या की अगर बात करें कि अरावली पर्वतमाला में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो वो कितने प्रतिशत है? 10% जनसंख्या। यानी यहां पे बात करें तो राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? वो आता है पश्चिमी रेगिस्तान। और पश्चिमी रेगिस्तान के बाद में दूसरा जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है वो आ जाता है पूर्वी मैदान, जिसमें लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। और तीसरे नंबर पे बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसमें लगभग 11% जनसंख्या है, जिसमें हमने पहले पार्ट, और इसमें लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या है? राजस्थान की 10% जनसंख्या यहां निवास करती है। अब देखिए यहां पे हमें ये तो पता चल गया कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अब देखिए यहां से हम जब आगे बढ़ते चलते हैं तो इनको विस्तार से, तो यहां तक तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद में मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब देखिए यहां पे जो बातें हमने की उसके बाद में मैं केवल राजस्थान का डायग्राम को हटाकर केवल अरावली पर्वतमाला बनाऊंगा, और उसके बाद में इसके आगे से हम प्रत्येक चीजों की क्या करेंगे? बातें करेंगे। जैसे मैं बात करूं कि अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से, किससे? समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई, तो समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में आता है कि अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है तो वो कितनी है? 930 मीटर। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला में वर्षा, तो अरावली पर्वतमाला में वर्षा कितने सेमी होती है? 50 से 80 सेमी। 50 से 80 सेमी यहाँ पे क्या पाई जाती है? वर्षा पाई जाती है। जबकि यहाँ मिट्टी की बात करें तो काली, लाल और भूरी मिट्टी और या कंकर युक्त मिट्टी भी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला के आसपास के क्षेत्र में जो भूमि की जो मिट्टी होती है उसकी गहराई क्या होती है? कम होती है।
उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला भी कौन सी है? अरावली है, जिसकी अगर मैं बात करूं तो यहां तक तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब मैं आगे आपको बिल्कुल इसको विस्तार से बता रहा हूं, तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और जब तक आप स्क्रीनशॉट लेते हैं मैं दो बातें आपको और बताता हूं कि जो बंदे फेसबुक पेज को फेसबुक के ऊपर अगर देख रहे हैं तो वो फेसबुक पेज को लाइक करेंगे तथा फॉलो करेंगे, और यहाँ इस टॉपिक को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और जो विद्वान साथी हमारे चैनल वर्दी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अब मैं आपको आगे इसकी बात बता रहा हूं, बिल्कुल अगर चर्चा करें तो यहां तक तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार पुनः इसकी बात कर लेंगे और आगे अपन बात करते हैं। अब देखिए अरावली पर्वतमाला की बात हो गई हमारे पास, और अब हम यहां से बात करते हैं। यहां से अगर बात करें तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है अरावली पर्वतमाला का विस्तार। तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो पालनपुर, इसका विस्तार कहाँ से होता है? पालनपुर, और पालनपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दूसरे की अगर बात करें तो वो कौन सा आ जाता है? राजस्थान। और तीसरे की अगर अपन बात करते हैं तो वो आ जाता है हरियाणा। और चौथे की अगर बात करें तो वो आ जाता है रायसीना की पहाड़ी। और ये रायसीना की जो पहाड़ी है वो कहाँ आ जाती है? दिल्ली। अर्थात इसका अंतिम प्रारंभिक छोर पालनपुर गुजरात से, फिर राजस्थान, हरियाणा, उसके बाद में रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक। उसके बाद में अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि इसका राजस्थान में, तो मैंने आपको बताया था क्या, यानी इसमें मैंने बताया था खेड़ बर्मा। कौन सा है? खेड़ बर्मा सिरोही के अंतर्गत ये क्या करती है? विस्तार इसका है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान के कुल कितने जिलों में, तो राजस्थान के ये कुल कितने जिलों में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है? तो लगभग कितने जिले आ जाते हैं? 13। कितने जिलों में फैली हुई? राजस्थान के लगभग 13 जिलों में ये क्या है? फैली हुई है, जिसकी अगर अपन बातें करें। अब देखिए यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार, तो राजस्थान में इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो कौन से जिले में है? उदयपुर। कौन से में है? उदयपुर। और उदयपुर के बाद की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक विस्तार आपकी बार किस में हो जाता है? दूसरे नंबर पे सिरोही। उसके बाद में यहाँ पे आता है न्यूनतम विस्तार। क्या आ जाता है? न्यूनतम विस्तार किसका? अरावली पर्वतमाला। तो न्यूनतम विस्तार कहाँ पे है? अजमेर में है। न्यूनतम विस्तार कहाँ पे है? अजमेर में है। किसका? अरावली पर्वतमाला का। और ये राजस्थान से बाहर कहाँ से निकलती है? खेतड़ी, झुंझुनू से, जिसकी मैंने आपसे बात की थी। जबकि राज्यों में न्यूनतम, इसकी जो राज्य में न्यूनतम है वो हरियाणा, सर्वाधिक इसमें है राजस्थान में, जबकि मैंने इसकी कुल लंबाई की बात आपसे कर लेते। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अरावली पर्वतमाला का उत्पत्ति जनक। उत्पत्ति जनक, तो अरावली पर्वतमाला का जो उत्पत्ति जनक है वो किसे कहा जाता है? अरब सागर। किसे कहा जाता है? अरब सागर। जबकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में इसका उत्पत्ति काल कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन काल है, जबकि उत्पत्ति जनक कौन है? अरब सागर है। अगर हम यहाँ राजस्थान का मानचित्र या भारत का मानचित्र बनाते हैं तो इस अरावली पर्वतमाला की जो मूल जड़ है वो कहाँ पे है? अरब सागर में है। एक बात हमारी ये हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है, जिसकी अपन बात कर रहे थे। यानी विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अब देखो आपके सामने विचार हो रहा होगा कि वल्लित किसे कहते हैं? वल्लित का तात्पर्य होता है चट्टानों के खिसकने से बनने वाली पर्वतमाला, जिसे वल्लित कहते हैं। तो विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। लेकिन यहीं पे ये जो प्राचीन शब्द आया है,
यहाँ पर अगर आ जाए कि विश्व की सबसे नवीनतम वल्लित पर्वतमाला है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से अगर अपन नोट लगाकर बात करें कि विश्व की सबसे नवीनतम, तो विश्व की सबसे नवीनतम वल्लित पर्वतमाला, वल्लित पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे नवीनतम वल्लित पर्वतमाला है, तो उसमें शब्द आ जाएगा कौन सा? हिमालय। कौन सा आ जाएगा? हिमालय पर्वतमाला। ये हिमालय पर्वतमाला, ये हिमालय पर्वतमाला भारत की कौन सी दिशा में है? तो भारत के उत्तर पूर्व में क्या है? स्थित है। और हिमालय पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, और नेपाल में उसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इसकी कुल ऊंचाई जो है 8,848 थी, लेकिन वर्तमान में प्लेट विवर्तन के कारण आज भी हिमालय पर्वतमाला सक्रिय है, और हिमालय पर्वतमाला की वर्तमान ऊंचाई है 8,850 मीटर, जिसकी मैं आगे बातें करूंगा। तो विश्व की सबसे नवीनतम वल्लित पर्वतमाला तो कौन सी है? तो नवीनतम की बात आएगी तो हिमालय, और प्राचीन वल्लित की आएगी तो कौन से आ जाएगा? अरावली पर्वतमाला। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक आता है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पे बात करें कि अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी, तो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। ये जो गुरु शिखर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? सिरोही, अर्थात अरावली पर्वतमाला के कौन से दिशा में है? दक्षिण दिशा में। अब इस गुरु शिखर की जो चोटी की ऊंचाई है वो है 1722/1727 मीटर। 1722/1727 मीटर। अब कई विद्वान साथियों के ये आ रहा होगा लपड़ा कि यहाँ 1722 और 1727 मीटर, इन दोनों की अगर तुलना करते हैं तो 5 मीटर का क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता चल रही है, दिख भी रही है। अब देखो, अरावली पर्वतमाला की प्राकृतिक ऊंचाई पूछे तो प्राकृतिक ऊंचाई तो कितनी है? 1722। अरावली पर्वतमाला की अगर कृत्रिम ऊंचाई पूछे तो 1727। यहां कहा जाता है कि अरावली पर्वतमाला के ऊपर यानी गुरु शिखर चोटी के ऊपर, यानी यहां पे अगर बात करें तो मैं यहां देखता हूं एक दंता नामक ऋषि यहां पे क्या करता था? तपस्या करता था, और ये जलवायु या अपने मौसम संबंधी परिवर्तनों से बचने के लिए इसने बेटा 5 मीटर का क्या बनाया था? मंदिर बनाया था या गुम्बद बनाया था। उस गुम्बद की ऊंचाई को अगर जोड़ लिया जाता है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 1727, और इसको हटा दिया जाता है तो अरावली गुरु शिखर की ऊंचाई हो जाती है 1722। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो इस गुरु शिखर चोटी को एक राजस्थान के इतिहास के पिता थे जिन्हें हम बोलते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर जो चोटी है उसके बारे में कहा था कि ये संतों का क्या है? शिखर है। संतों का क्या है? शिखर है। और कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बातें तो हमारी यहाँ पे थी। तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है, अरावली पर्वतमाला की भी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? गुरु शिखर है। और यहां तक की बात आ जाती है कि भारत के मध्य भाग की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? गुरु शिखर है। अगर बाय द वे धूपगढ़ आ जाए तो आपको धूपगढ़ को करना है, लेकिन आजकल कंपटीशन में धूपगढ़ का जितना ज्यादा उल्लेख नहीं आता, क्योंकि धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है जो सतपुड़ा पर्वत में है, लेकिन यहाँ पे ये गुरु शिखर की बातें आ जाती है। देखिए, मैंने कहा कि अरावली पर्वतमाला का अध्ययन सबसे पहले 1923 में AM हैरान के द्वारा किया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 692 थी। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई थी 550, लगभग 80%। उसके बाद में इसका उत्पत्ति काल कौन सा था? प्री कैम्ब्रियन काल था, और इसकी उत्पत्ति लगभग आज से 65 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। विश्व की सबसे नवीनतम वल्लित पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है। ये अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष था? गोंडवाना लैंड का
का, जबकि हिमालय पर्वतमाला किसका अवशेष था? टेथी सागर का। ये बात मैंने पहले आपको बता दी थी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला में वर्षा तो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में महान जल विभाजन का कार्य भी कौन करता है? अरावली पर्वतमाला, जिसको हम नीचे ले लेंगे। उसके बाद में हमने इसके विस्तार की बात की। पालनपुर गुजरात से राजस्थान, हरियाणा, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक, अर्थात इसका विस्तार हमने शुरू में देखा था दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या है? विस्तार है। उत्पत्ति जनक किसे कहा जाता है? अरब सागर को। और ये विश्व का सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। और अरावली राजस्थान में, ये अरावली पर्वतमाला कुल कितने जिलों में है? 13। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर, उदयपुर के बाद में दूसरा सिरोही। और यहाँ न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में? अजमेर। और राजस्थान से ये बाहर कहाँ से निकलती है? खेतड़ी, झुंझुनू। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कहाँ है? सिरोही में है। इसकी ऊंचाई 1722/1727 मीटर है। ये राजस्थान की सबसे कृत्रिम ऊंचाई पूछे अरावली पर्वतमाला की तो 1727 और प्राकृतिक पूछे तो 1722। इन दोनों में जो 5 मीटर का अंतर आ रहा है उसकी बात करें तो यहाँ दंतहा नामक एक ऋषि था जिसने यहाँ एक गुम्बद बनाया था 5 मीटर का। तो इस गुम्बद को जोड़ दिया जाता है तो 1727 और इसको हटा दिया जाता है तो 1722 मीटर। तो बिल्कुल आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और उसके बाद में मैं आगे अपनी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं और इसी के साथ अपन आगे बातें करते हैं। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल मैं आगे मिटा रहा हूँ, इसको ले लिया होगा स्क्रीनशॉट बिल्कुल। और जो विद्वान साथी हमारे चैनल पे नए हैं तो वो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर कोई फेसबुक पे इसे देख रहा है, पेज को देख रहा है, तो उसे पेज को लाइक करेंगे और फॉलो करेंगे। और टॉपिक को आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या करना है? देखना। एक बात तो हमारी यहाँ पे ये 2-3 बातें हमारी हो गई। अब देखिए हम अरावली पर्वतमाला की बात कर रहे थे। यहां से अगर अपन बात करें, यदि आप मुझसे इंडियन जीके पढ़ना चाहते हो तो डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और सोमवार को नया बैच शुरू होगा जिसमें मैं आपको इंडिया जीके में ज्योग्राफी का क्या करवाऊंगा? अध्ययन करवाऊंगा। और उसमें भी अपन पहले सामान्य जानकारी, उसके बाद में क्रम वाइज क्रम उसको पढ़ेंगे। क्योंकि इंडिया जीके के अंदर आप किसी भी चीज को अगर पढ़ते हो या उसका सिलेबस करते हो तो सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ना अति आवश्यकता है। और ज्योग्राफी में भी सबसे पहले राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसमें हम बात करते हैं डिफेंस स्टडी जोन, जिसकी अगर बात करें तो उसके ऊपर आप बिल्कुल, मैं सोमवार से आपके पास सुबह 8 बजे प्रातः काल उसमें भी इंडिया जीके में ज्योग्राफी पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। अब देखिए हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसके विस्तार से बातें करते हैं। अगली जो विशेषता है, अगर क्वेश्चन आता है भारत में महान जल विभाजन, भारत में महान जल विभाजन का कार्य करती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में महान जल विभाजन का कार्य करती है तो वो कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला है। अगर बात करें उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान को, किसको? राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला है। तो यहाँ पे भी अगर बात करें तो वो भी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। उसके बाद में यहीं पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान को 2 भागों में 50 सेमी वर्षा रेखा भी विभाजित करती है। अगर यहाँ पे बात करें कि राजस्थान को 2 भागों में कौन सी पर्वतमाला? तो अरावली पर्वतमाला। राजस्थान को 2 भागों में कितनी? 50 सेमी वर्षा रेखा भी राजस्थान को 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। अगर यहीं पे इंडिया जीके की बात आ जाए तो हम बात करते हैं कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा, तो वो कौन सी आ जाती है? कर्क रेखा। और भारत
भारत को दो भागों में कौन सी पर्वतमाला विभाजित करती है, तो उसकी अगर बात करें तो वो आती है विंध्याचल पर्वतमाला। जबकि संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में तो वो 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो और क्या है, जायरे है। बाकी तो हम अपवाह तंत्र में इनकी क्या करेंगे बातें। तो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली 50 सेमी वर्षा रेखा और राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला पूछे तो कौन सी आएगी, अरावली। और भारत में महान जल विभाजन का कार्य कौन सी पर्वतमाला करती है, अरावली। इसमें देखो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जैसे कि अपने जो मानसून आता है, यहाँ पे अगर अपन राजस्थान भारत की मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाऊं, यहाँ नीचे वाला तटीय सीमा वाला जिसकी अगर बात करें, इसमें अगर हम बात करते हैं तो मानसून यहाँ प्रवेश, मानसून लगभग 1 जून को केरल के तटीय क्षेत्रों में यहाँ वर्षा करता है। फिर धीरे धीरे ये मानसून तटीय क्षेत्र के सारे लगभग मध्य जून को इस अरावली पर्वतमाला के समांतर हो जाता है। और यहाँ पे भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या करता है, प्रवेश करता है। लेकिन अरब सागर का जो मानसून है वो इस राजस्थान में, यानी अब भारत में अरब सागर का मानसून क्या करता है, न्यूनतम वर्षा, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। अगर भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के अंदर वर्षा करता है तो ये यहाँ हिमालय पर्वतमाला की वजह से, जबकि बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से सर्वाधिक क्या होती है, और यहाँ ये मानसून इस अरावली पर्वतमाला के क्या हो जाता है, समांतर। इसी कारण यहाँ भारत में राजस्थान को दो भागों में एंड भारत में महान जल विभाजन का कार्य कौन सी पर्वतमाला करती है, अरावली पर्वतमाला करती है। एक बात हमारी ये हो गई। अब देखिए हम आगे की बात करते हैं जिसमें हम 2-3 बातें और करेंगे, जिसकी अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे 17 जिले की बात भी मैं कर चुका कि ये कौन से जिले में। उसके बाद में आप नोट लगाकर 2-3 बातें करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण चोटियों की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ बिल्कुल नोट लगाकर, और जिसकी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल 2 बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल आप इस वर्दी यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला की जलवायु। तो अरावली पर्वतमाला की जो जलवायु है वो कौन सी है, अप आर्द्र। कौन सी है, अप आर्द्र जलवायु। कौन सी है, अप आर्द्र जलवायु है, यानी यहाँ पे अप आर्द्र जलवायु। अगर इसी क्षेत्र में मैं मिट्टी की बात कर लूँ आपसे, तो मिट्टी यहाँ काली भी है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, लाल भी है, यहाँ पे कौन सी है, भूरी मिट्टी भी है, यहाँ पे कंक्रीट या कंक्रीट मिट्टी भी है। और इस मिट्टी की जो अरावली पर्वतमाला के पास में जो मिट्टी पाई जाती है उसकी गहराई जो है वो क्या होती है, कम होती है। यहाँ गहराई क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, अपाद्र जलवायु है। मिट्टी कैसी है, काली व लाल मिट्टी है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से नीचे नोट लगवा के, तो यहाँ पे बिल्कुल इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं और फिर नीचे चलते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं आगे चल रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे हम नोट लगाकर 2 बातें और करते हैं। अब उसके बाद में इसी अरावली पर्वतमाला की 2 बातें और करते हैं। अब उसमें जैसे कि मैं आपसे बात करूं या फिर मैं सीधा नोट लगा के आपको कहूं कि अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां, जिसकी अगर विस्तार से, लेकिन उससे पहले मैं छोटी छोटी कुछ बातें आपसे कर दूं। जैसे आपसे कोई पूछ लिया जाए कि यहाँ पे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ पे है, या राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय अभयारण्य तो मुकुंदरा हिल्स है, और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जो है वो कहाँ पे है, कोटा व झालावाड़ की सीमा पर। किसकी, कोटा और झालावाड़ की सीमा पर क्या है, स्थित है। और इसी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के समीप क्या बन रहा है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के समीप राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय अभयारण्य। पहला जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो रणथंभौर है, दूसरा जो राष्ट्रीय अभयारण्य है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर है, और तीसरा राष्ट्रीय अभयारण्य है मुकुंदरा हिल्स। जबकि 26
वन्य जीव अभयारण्य भी राजस्थान में पाए जाते हैं। उसके अलावा 7 मृग वन भी पाए जाते हैं और 5 क्या पाए जाते हैं, जंतुआलय, और 33 आखेट निषेध क्षेत्र भी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो यहाँ कोटा और झालावाड़ की सीमा के समीप कौन सी पहाड़ी है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आती है बीजासन की पहाड़ी। कौन सी, बीजासन की पहाड़ी। अब ये बीजासन की जो पहाड़ी है उसकी अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये कहाँ है, माडलगढ़। कहाँ पे है, माडलगढ़। और ये माडलगढ़ जो है वो कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा। यानी बीजासन की पहाड़ियां कहाँ है, माडलगढ़, और माडलगढ़ कहाँ पे है, भीलवाड़ा। उसके बाद में अपन बात करते हैं मालखेत की पहाड़ी। किसकी बात करते हैं, मालखेत की पहाड़ी। और ये मालखेत की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे है, तो ये बात तो आपको पता ही होगा, अपने ही जिले में है। तो मालखेत की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में है, सीकर। और सीकर का प्राचीन नाम क्या है, वीरभान का बास। अगर अपन बात करें तो मालखेत की पहाड़ियां कहाँ पे, उसके बाद में अगर चर्चा करें लोहा ग्रल की पहाड़ियां या लोहा ग्रल की पहाड़ियां, अगर इसकी चर्चा करते हैं तो ये कहाँ पे है, तो लोहा ग्रल की पहाड़ियां कहाँ है, उदयपुर वाटी। और ये उदयपुर वाटी कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में। उदयपुर वाटी कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में। उसके बाद में आती है हर्ष की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी आती है, हर्ष की पहाड़ी। और हर्ष की पहाड़ी भी कहाँ है, राजस्थान के कौन से जिले में, सीकर। लेकिन इसी में अगर बात करें कि हर्षनाथ की पहाड़ी, तो हर्षनाथ की जो पहाड़ी है वो राजस्थान के कौन से जिले में आती है, अलवर। हर्ष की पहाड़ी सीकर, हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ आ जाती है, अलवर आती है। और हर्ष माता का मंदिर, हर्ष माता का मंदिर, तो हर्ष माता का मंदिर कहाँ पे है, दौसा। कहाँ पे है, हर्ष माता का मंदिर कहाँ पे है, दौसा है। हर्षनाथ की पहाड़ियां कहाँ हैं, अलवर है। हर्ष की पहाड़ी कहाँ है, सीकर है। और हर्ष जो था वो जीर्ण का क्या था, भाई था। लोहा ग्रल की पहाड़ियां उदयपुर वाटी झुंझुनू, मालखेत की पहाड़ियां सीकर, बीजासन की पहाड़ियां माडलगढ़ भीलवाड़ा, और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ की सीमा पर क्या है, स्थित है। उसके बाद में अगली अगर अपन यहीं पे बात करें तो एक आती है बीठली की, कौन सी, बीठली की पहाड़ियां। और ये बीठली की जो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान के कौन से जिले में, तो बीठली की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में है, अजमेर में। कौन से में है, अजमेर में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नाग पहाड़ियों की, किसकी बात करते हैं, नाग पहाड़ियों की। और नाग पहाड़ियों की अगर बात करें तो ये नाग पहाड़ियां कहाँ है, अजमेर। कहाँ पे है, अजमेर। और इन नाग पहाड़ियों से लूणी नदी का, कौन सी नदी का, लूणी नदी का उद्गम होता है। और ये लूणी नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम दिशा की ओर से क्या करती है, निकलती है। यानी नाग पहाड़ियों अजमेर में है। नाग पहाड़ियों से बेटा लूणी नदी का क्या होता है, उद्गम। क्या होता है, उद्गम। और ये पश्चिमी या मारवाड़ की, इसे गंगा भी कहा जाता है। और लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। उसके बाद में आता है बैराज पर्वत। कौन सा आ जाता है, बैराज पर्वत। इस बैराज पर्वत की बात करें तो ये भी कहां पे है, अजमेर में। कहां पे है, अजमेर में। इसके अलावा और भी पहाड़ियां हैं जिनकी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे इसको मिटाकर यहीं पे आगे 2-4 बातें और बताता हूं, जिसके बाद में राजस्थान की ऊंची चोटियों की अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे, दर्रों की बात करेंगे, उसी के बाद में और चोटियों की भी बात और पर्वतमालाओं की भी क्या करेंगे, बातें। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर मैं इसको विस्तार से आपको बिल्कुल बता रहा हूं। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम बातें करते हैं। तो बिल्कुल मैं मिटा रहा हूं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ की सीमा पर। यहीं पे बेटा राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय अभयारण्य है मुकुंद्रा हिल्स, जो कोटा, और राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना। जबकि राजस्थान में बाघ परियोजना कितनी है, 3 है, जिसमें पहली रणथंभौर, दूसरी सरिस्का अलवर और तीसरी मुकुंद्रा हिल्स। जबकि राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करें तो वो भी 3 है, जिसमें आपका जो ये अपना ये अलवर वाला जो सरिस्का अभयारण्य है वो अभी राष्ट्रीय अभयारण्य
नहीं बना, उसकी जगह पे भरतपुर का घना पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। बाकी अपन बीजासन की पहाड़ियां कहाँ है, माडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा। राजस्थान की वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा। मालखेत की पहाड़ियां कहाँ है, सीकर। लोहागरल की पहाड़ियां कहाँ है, उदयपुर वाटी। हर्ष की पहाड़ी कहाँ है, सीकर। हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ है, अलवर। जबकि हर्ष माता का मंदिर कहाँ है, दौसा। बैराज पर्वत कहाँ है, अजमेर। नाग पहाड़ियां अजमेर। लूणी नदी का उद्गम बीठली की पहाड़ियां कहाँ है, अजमेर। जबकि गढ़ बीठली दुर्ग भी कहाँ पे है, अजमेर में है। उसके बाद में एक क्षेत्र आता है ब्रड क्षेत्र। कौन सा आता है, ब्रड क्षेत्र, जिसकी अपन बात करते हैं। अब ये ब्रड क्षेत्र जो है, जिसकी अगर अपन बात करें तो ये बूंदी का, अगर इसकी बात करें तो मूलतः ये कौन से जिले में आ जाता है, बूंदी जिले में आता है। और बूंदी जिले के उत्तर पश्चिम में, बूंदी जिले की अगर बात करें कि बूंदी जिले के उत्तर पश्चिमी भाग की पहाड़ियों को, कौन सी को, पहाड़ियों को, यानी यहां बात करें कि ब्रड क्षेत्र बूंदी जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पहाड़ियों का वो भूभाग है जिसे ब्रड क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और बूंदी का उत्तर पश्चिमी जो पथरीला क्षेत्र है, यहाँ पे अगर अपन पथरीले क्षेत्र की बात करें तो यानी बूंदी जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में जो पथरीला या पहाड़ी नुमा क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, ब्रड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एक आता है छप्पन का मैदान। क्या आता है, छप्पन का मैदान। और छप्पन का मैदान एक आता है, छप्पन का मैदान एक आता है छप्पन की पहाड़ियां। एक क्वेश्चन आता है छप्पनिया अकाल। क्या आ जाता है, छप्पनिया अकाल। ये तीनों कंपटीशन में आए हुए हैं और बिल्कुल आपसे पूछे भी जाते हैं। छप्पन का मैदान, इस छप्पन के मैदान में अगर बात करें तो इसमें सीधा क्वेश्चन आता है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 नदी नालों के समूह को, अगर हम राजस्थान की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दो बातें हमारे सामने आती है। यहाँ से एक नदी प्रवेश करती है माही प्रतापगढ़ जिले की सीमा के समांतर, और इधर बांसवाड़ा और यहाँ पे डूंगरपुर। तो इस प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों के समूह को 56 का क्या कहा जाता है, मैदान। तो 56 का मैदान तो किसे कहा जाता है कि यहाँ पे अगर बात करें प्रतापगढ़, और दूसरा कौन सा आ जाता है, बांसवाड़ा। यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों के समूह को, 56 नदी नालों के समूह को 56 का क्या कहा जाता है, मैदान। यानी 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है, या 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान। 56 की पहाड़ियां, ये 56 की पहाड़ियां जो है वो है सिवाना जो बात, बिल्कुल अगर बात करें सिवाना, और सिवाना कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। और उसके अलावा अगर अपन बात करें जालोर में, यानी जालोर और बाड़मेर और जालोर जिले में स्थित पहाड़ियों को अपन 56 की पहाड़ियों के नाम से कहा जाता है। बाकी मूलतः ये बाड़मेर जिले में, जबकि इनका कुछ अंश जालोर क्षेत्र में भी आता है। और इस 56 की पहाड़ियां सिवाना, बाड़मेर और जालोर की सीमा पे स्थित है, और मूलतः क्या आ जाता है, बाड़मेर। बाकी इसका कुछ अंश जो है वो किसमें, कौन से जिले में चला जाता है, जालोर। तो 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं, बाड़मेर और जालोर जिले में स्थित है। और इस 56 की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में अगर अपन बात करें कि स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसे नाकोड़ा, क्या कहा जाता है, नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। एक आता है छप्पनिया अकाल। इस छप्पनिया अकाल में बात करें तो यहाँ पे आता है विक्रमी संवत, और विक्रमी संवत 1956।
यानी विक्रमी संवत 1956 में ये काल आया था। अगर रियल की अगर इसकी बात करें तो 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में काल आया था। जबकि ये विक्रमी संवत है जो वर्तमान समय से 57 वर्ष क्या चलती है, आगे चलती है। जबकि शक संवत वर्तमान समय से 78 वर्ष पीछे चलती है। बाकी शक संवत और ये जो विक्रमी संवत है, यानी विक्रमी संवत यानी हमारे जितने भी मांगलिक कार्यक्रम है हिंदू धर्म के, वो विक्रमी संवत और भारतीय जो कैलेंडर है वो शक संवत के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। तो यानी विक्रमी संवत 1956 और रियल सन पूछे जाए तो 1899 में 56वां अकाल आया था। तो 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों के समूह को ब्रड क्षेत्र बूंदी जिले में उत्तर पश्चिमी, बूंदी जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में जो उत्तर पश्चिमी का जो पथरीला भाग है और उस पथरीले भाग को क्या कहा जाता है, ब्रड क्षेत्र। तो 56 की पहाड़ियां सिवाना, बाड़मेर और झालोर में है। स्थानीय भाषा में इन्हें नाकोड़ा पर्वत। और 56वां अकाल विक्रमी संवत 1956 और रियल सन पूछी जाए तो कौन सी आ जाएगी, 1899। अब अपन बात करते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत आगे, और यहाँ पे दो बातें मैं और करता हूँ और फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते चलते हैं। अभी इसी के अंतर्गत अपन देखते हैं अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां। लेकिन इसी के बाद में हम और कुछ पहाड़ियां हैं उनकी भी अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे। अब देखिए अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटी। अब अरावली पर्वतमाला की जो ऊंची चोटी है उसको मैं बिल्कुल डायग्राम से आपको बता देता हूँ, और बाद में कुछ अपवाद चोटियां और हैं जिनकी भी अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटी। अब अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियों की अगर अपन बात करते हैं तो यहां से एक ट्रिक बनता है। देखिए जो ट्रिक बनता है जिसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सीधा ट्रिक बनता है जिसकी अगर चर्चा करते हैं, गुरु से दिल से जरा आशा रखो तारा। अगर हम छोटी कंपेरिजन, बाकी देखो यहाँ पे देखें तो बड़ी बड़ी चोटियां आ जाती है। गुरु से दिल से जरा आशा रखो तारा, यानी आजकल के जो गुरु हैं वो थोड़े से टेढ़ी नस्ल के हो गए हैं बिल्कुल। आपको देखा जाए तो जैसे आसाराम बापू की बात करें तो ऐसे गुरुओं की आजकल क्या है, गुरु शब्द भी तो गुरु से दिल से जरा आशा रखो, और वो भी किससे उम्मीद लगा रहा है, तारा से। किससे है, तारा। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल, आपने जो पहले मेरे स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं गुरु से तो क्या आ जाती है, गुरु शिखर। क्या आ जाती है, गुरु शिखर। से क्या आ जाती है, शेर। दिल से कौन सी आ जाती है, दिलवाड़ा। जैसे कौन सी आ जाती है, जरगा। ऐसे कौन सी आ जाती है, अचलगढ़। और रे से कौन सी आ जाती है, रघुनाथगढ़। और खो से कौन सी आ जाती है, खो। और तारा से क्या आ जाती है, तारागढ़। अब देखिए यहाँ पे ये जो गुरु शिखर है इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722/1727 मीटर। ये कड़ी मैंने आपको ऊपर बता दी। फिर शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर। दिलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर। जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर। और खो की ऊंचाई है 920 मीटर। और तारागढ़ की है 873 मीटर। कितनी है, 873। अब देखो गुरु शिखर जो है वो मूलतः कहाँ है, सिरोही में है। उसके बाद में शेर भी कहाँ है, सिरोही में। दिलवाड़ा भी कहाँ है, सिरोही में। और जरगा कहाँ है, उदयपुर में। अचलगढ़ कहाँ है, सिरोही में। रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में। और ये खो जो है वो कहाँ है, जयपुर में। और तारागढ़ जो है वो कहाँ है, अजमेर में। बिल्कुल अगर बात करें इसी कड़ी में हम दो बातें और करेंगे कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, या फिर सीधी बात करें कि राजस्थान के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी। या फिर आ जाए कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। या फिर आ जाए
कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, तो उन तीनों में क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? गुरु शिखर। क्या आ जाएगा? गुरु शिखर। उसके बाद में राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी दिलवाड़ा, चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा और पांचवी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अचलगढ़। और यहाँ पे 6 नंबर पे, लेकिन इसके अलावा एक चोटी और है जिसे हम कमलनाथ भी बोल सकते हैं, कोमलगढ़ की भी बोल सकते हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम अलग से नोट लगाकर नीचे करेंगे। बाकी 6 नंबर पे कौन आ गई? ये 7 नंबर पे, और ये कौन से नंबर पे आ गई? बिल्कुल ये 5, 6 और ये आ गया आपका 7 और ये कौन सा आ गया? 8 नंबर। एक क्वेश्चन यहाँ तारागढ़, इस तारागढ़ की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है मध्य भाग की सबसे ऊंची चोटी, तो मध्य भाग की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़, लेकिन अजमेर की सबसे ऊंची चोटी है मोरा राम सिंह। कौन सी है? मोरा राम जी, जिसकी ऊंचाई है लगभग 933 पॉइंट कुछ, तो लगभग में अगर बात करें तो 934 मीटर। तो इसे मध्य अरावली पर्वतमाला के मध्य भाग के जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तारागढ़ है। उसके बाद में अगर बात करें, एक आता है अरावली पर्वतमाला के उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी, तो अरावली पर्वतमाला के उत्तरी भाग की, कौन से भाग की? उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? सीकर में। कहाँ पे है? सीकर में। बिल्कुल अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये राजस्थान की कुछ प्रमुख चोटियां थी जिनको हम लोगों ने देखा। गुरु से दिल से जरा आशा रखो तारा, गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जय से जरगा, ए से अचलगढ़, रे से रघुनाथगढ़, खो से खो और तारा से तारागढ़। तारागढ़ की ऊंचाई है 873, खो की ऊंचाई है 920, रघुनाथगढ़ की 1055, ये अचलगढ़ की 1380, जरगा की 1431, दिलवाड़ा की 1442, शेर की 1597 और गुरु शिखर की, अगर गुरु शिखर चोटी की प्राकृतिक ऊंचाई पूछे तो ये प्राकृतिक में क्या आ जाएगा? 1722, और अगर कृत्रिम पूछे तो कृत्रिम में कौन सा आ जाएगा? 1727। बाकी दंता नामक ऋषि जिसकी अगर अपन बात करें, बाकी सिरोही में है 1500, ये सिरोही में, ये सिरोही में। राजस्थान की जितनी भी ऊंची चीजें हैं वो लगभग कौन से जिले में है? सिरोही में। अगर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध छोड़ दिया जाए तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है वो कहाँ है? प्रतापगढ़ में जाखम बांध, जाखम नदी के ऊपर है, और जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी तहसील से क्या होता है? छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से होता है। और बाकी मूलतः वह त्रिवेणी संगम सोम नदी की सहायता से किसमें मिल जाती है? माही और नवा टापरा नामक स्थान पे त्रिवेणी संगम बनाती है। तो यहाँ पे अब बात आती है अरावली पर्वतमाला को फिर 3 भागों में भी बांटा जाता है, जिसमें मध्य भाग की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है, उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, और दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको फिर आगे और बताता हूं। अब देखिए यहां से हो गया होगा बिल्कुल आपका। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं और उसके बाद में मैं और थोड़ी सी और चोटियां हैं जिनकी अपन बातें करते हैं, कुछ शब्दावलियां हैं जो आप लोगों से सीधे तरीके से पूछी जाती है। यहाँ पे अपन 2 बातें करते हैं। देखिए यहाँ से अगर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल अगली पहाड़ी आती है जिसकी अगर बात करें तो यहाँ से बात करते हैं देशहरो। किसकी बात करते हैं? देशहरो। बिल्कुल अगर चर्चा करें, ये देशहरो जो है वो मूलतः कहाँ है? उदयपुर में। इसमें बात करते हैं देशहरो उदयपुर जिले की जरगा और कौन सी है? रागा पहाड़ियों के बीच का भाग। जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का भाग जो सदा हरा भरा रहता है। देशहरो किसे कहा जाता है? उदयपुर जिले की जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का भाग जो सदा क्या रहता है? यानी सदा क्या रहता है? हरा भरा। क्या रहता है? हरा भरा, जिसे क्या कहा जाता है? देशहरो कहा जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मगरा।
क्या बात करते हैं? मगरा। और इस मगरा की चर्चा करते हैं कि मगरा कौन सी पहाड़ियों को कहा जाता है? उदयपुर जिले के। ये भी मगरा भी कहाँ है? उदयपुर में। बिल्कुल, अगर अपन चर्चा करें और यहाँ पे सीधे शब्दों में अगर अपन बात करते हैं तो उदयपुर जिले के, यानी उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली पहाड़ियों को, यानी उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। तो यानी उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग को क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सपाड़ा। क्या आता है? सपाड़ा। ये भी अगर बात करें, सपाड़ा की अगर चर्चा करें, इसमें भी ये अरावली पर्वतमाला का एक भाग है जिसमें सवाई माधोपुर और करौली, इसमें एक आता है सवाई माधोपुर और दूसरा आ जाता है करौली। सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र जो है, जो मध्य प्रदेश की सीमा को क्या करता है? टच करता है। और इसमें हम दो बातें करेंगे। सवाई माधोपुर तथा करौली जिले का वह क्षेत्र, सवाई माधोपुर व करौली जिले का वह क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र है या सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सपाड़ा। बाकी मूलतः सपाड़ा शब्द सवाई माधोपुर और करौली जिले में पाई जाने वाली पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश की सीमा के समांतर स्थित है, उसे क्या कहा जाता है? सपाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में एक आता है ऊपरमाला। क्या आ जाता है? ऊपरमाला। इस ऊपरमाला की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन आते हैं, जिसकी अगर बात करें, एक तो आता है भैंसरोडगढ़। क्या आता है? भैंसरोडगढ़। ये भैंसरोडगढ़ तो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल। एक आता है बीजासन। क्या आ जाता है? बीजासन। और ये बीजासन कहाँ है? भीलवाड़ा, या फिर अपन इसको बिजोलिया भी बोल सकते हैं या बीजासन के नाम से भी इसे जान सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ का जो ऊपर उठा हुआ, या यहाँ पे बात करें बिजोलिया, क्या करें? बिजोलिया, बिजोलिया भीलवाड़ा और अपना कौन सा? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का जो ऊपर उठा हुआ भाग है, जो पहाड़ी नुमा ऊपर उठा हुआ भाग है, जिसे ऊपरमाला का पठार के नाम से भी जाना जाता है। भैंसरोडगढ़, ये भैंसरोडगढ़ जो है वो चंबल नदी के किनारे क्या है? स्थित है। और चित्तौड़गढ़ जो है वो बेडच नदी के किनारे स्थित है। और भैंसरोडगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी बना हुआ है, जिसे हम चूलिया जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और बीजासन की अगर बात करें तो ये भीलवाड़ा या बिजोलिया की अगर बात करें तो जो भीलवाड़ा में पड़ता है। और यहाँ से का जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे ऊपरमाला के पठार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ से दो बातें और करते हैं, तो इसका आप हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे आपको बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए अपन यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। देसरो उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का भाग जो सदा हरा भरा रहता है, क्या कहलाता है? देसरो। मगरा, उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भागों को क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। जबकि सपाड़ा, सपाड़ा में अगर बात करें तो सवाई माधोपुर और करौली का वह क्षेत्र जो मध्य प्रदेश की सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सपाड़ा। ऊपरमाला का पठार किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा का ऊपर उठा हुआ भाग जो है उसे ऊपरमाला का पठार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मेवल। किसकी बात करते हैं? मेवल। और मेवल की बात करें या मेवल व देवल की बात करते हैं। इसमें मेवल और देवल की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे दो बातें हमारे सामने आती है। इसमें एक तो आ जाता है आपका कौन सा? डूंगरपुर, और दूसरा कौन सा आ जाता है? बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्थित पहाड़ी नुमा जो क्षेत्र है, जिसकी अगर बात करें, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच या मध्य स्थित पहाड़ियों को, मध्य स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मेवल या देवल के नाम से भी जाना जाता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पे अगर कोष्टक में हम लेना चाहें तो प्रतापगढ़ के बीच
स्थित मध्य स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मेवल व देवल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एक शब्द आता है बाकर। क्या शब्द आता है? बाकर। इस बाकर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे यानी बात सीधी सी आ जाती है पूर्वी सिरोही में स्थित, कौन सी में? पूर्वी सिरोही में, पूर्वी सिरोही में स्थित अधिक ढाल वाली पहाड़ियों को, अधिक ढाल वाली पहाड़ियों को, यानी बाकर किसे कहा जाता है? पूर्वी सिरोही में स्थित अधिक ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बाकर। पूर्वी सिरोही में स्थित अधिक ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। उसके बाद में एक आती है गिरवा की पहाड़ियां। गिरवा की पहाड़ियां, और ये गिरवा की पहाड़ियां कहाँ पे है? उदयपुर में। और इसकी सीधी बात करें तो गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में है। उदयपुर जिले की कस्तूरी नुमा पहाड़ियों को, उदयपुर जिले की कस्तूरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अपन दो बातें और करते हैं। एक आती है सुंडा की पहाड़ियां। यहाँ पे अगर बात करें तो सुंडा की पहाड़ियां, या इस सुंडा की पहाड़ियों की अगर चर्चा करें, या जालोर में स्थित है। बिल्कुल अगर इसकी चर्चा करें, सुंडा की पहाड़ियां कहाँ पे है? जालोर में है। और यहाँ पे भाई कौन सी माता का मंदिर है? सुधा माता का क्या है? मंदिर, या सुंडा माता का क्या है? मंदिर है। इन पहाड़ियों में राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य विकसित किया जा रहा है। और इन्हीं पहाड़ियों में राजस्थान का सबसे पहला रोपवे 2008 में इसे विकसित किया गया था। अब कई विद्वान साथियों को तो ये नहीं पता कि रोपवे किसे कहते हैं। बाकी रोपवे, क्योंकि राजस्थान ले लीजिए या भारत ले लीजिए, भारत के जितने भी पर्यटक स्थल है वो ज्यादातर ऊंचाई पे स्थित है या पहाड़ियों पे स्थित है, जिसकी अगर अपन बात करें और उन पहाड़ियों के ऊपर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे अपने जो भारत है जिसके अंदर या राजस्थान की बात करें तो वहां पे आपने ऐसे ऐसे मॉडल देखे होंगे जिनको देखने के बाद में तुम भी ये विचार करते होंगे कि बिल्कुल अगर उनको देखा जाए तो बड़े आकार वाले भी होते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको इन पहाड़ियों में चढ़ने में असुविधाओं का सामना और अपने शरीर की वजह से वो उन चीजों को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि एक यहाँ पे लिफ्ट सुविधा बनाई गई है जिससे हर व्यक्ति इन दर्शनीय स्थलों का आनंद ले सके। तो ये रोपवे है जहां से पर्यटक स्थल है। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे 2008 में, बिल्कुल राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य सुंडा की पहाड़ियों में, और सुधा माता का मंदिर भी कहाँ है? जालोर में है। बिल्कुल अगर हम इसकी भी बातें करें, अब देखिए हम अगली बात करते हैं तो यहां से चलते हैं कि चित्रकूट पहाड़ियां। अब देखिए यहाँ पे एक तो आती है, बिल्कुल अगर चर्चा करें चित्रकूट, कौन सी? चित्रकूट पहाड़ियां। एक आती है त्रिकुट पर्वत, एक आती है यहां से चित्रकूट पहाड़ियां, एक आती है त्रिकुट पर्वत और एक आती है त्रिकुट पहाड़ियां। त्रिकुट पहाड़ियां, एक तो आती है त्रिकुट पहाड़ियां, एक चित्रकूट पहाड़ियां और एक आती है चिड़िया टूक पहाड़ियां। कौन सी? चिड़िया टूक पहाड़ियां। अगर हम इसकी बात करें, चिड़िया टूक पहाड़ी तो आपको अच्छी तरह से पता है सभी को, कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में, जिसके ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग क्या है? स्थित है। अगर बात करें, अब देखो चित्रकूट पहाड़ियां, ये बात तो आपको पता है, ये जो चित्रकूट पहाड़ियां हैं वो कहाँ हैं? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे हैं? चित्तौड़गढ़ में। अगर बात करें उसके बाद में त्रिकुट पर्वत, और ये जो त्रिकुट पर्वत है वो कहाँ पे है? करौली में, जहां लखी मेला का आयोजित किया जाता है, लांगुरिया गीत भी। और त्रिकुट पहाड़ियों की बात करें तो ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे जैसलमेर में त्रिकुट, उसके बाद में माली पहाड़ियां। कौन सी? माली पहाड़ियां।
अगर बात करें, या फिर इसे बोलते हैं दमदमा की पहाड़ियां। ये माली पहाड़ियां और दमदमा की जो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान के कौन से जिले में हैं? यानी यहाँ पे अगर सीधे दो शब्द बात करें तो एक आता है बयाना, और बयाना जो है, अगर बयाना की बात करें तो वो कहाँ आता है? भरतपुर में। तो माली पहाड़ियां और दमदमा पहाड़ियां कहाँ पे है? भरतपुर में स्थित है। इसका एक छोटा सा पार्ट और बच गया है जिसको हम अगले टॉपिक में क्या करेंगे? शामिल करेंगे, जिसमें अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे बच गए और कुछ और शब्दावलियां हैं जिनकी चर्चा भी हम इसी टॉपिक में करेंगे, लेकिन उसको अगले टॉपिक में। तो मैं बिल्कुल आपसे पुनः कह रहा हूं कि जो भी विद्वान साथी हमारे इस वर्दी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को वो सब्सक्राइब करेंगे, और जो फेसबुक पेज के ऊपर इसे देख रहे हैं तो वो लाइक तथा फॉलो करेंगे, और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक क्या करेंगे? देखेंगे। यदि आप मुझसे इंडियन जीके पढ़ना चाहते हो तो डिफेंस स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सोमवार को मैं इंडिया जीके लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, और जिसमें मैं आपको सबसे पहले ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी इंडियन जीके या जीके अपन किसी भी पढ़े जिसमें ज्योग्राफी का अपना एक महत्वपूर्ण सहयोग होता है, और उसमें सबसे पहले हम सामान्य जानकारी से बात करेंगे, क्योंकि जब तक जीके हमें याद नहीं होगा तब तक हम उसकी सामान्य जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद में हम आगे से अपने एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।